फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यू टर्न इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति के विषय में। और हरित क्रांति के विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सभी जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति कृषि में बहुत बड़ा प्रगति को संदर्भित करती है। ये बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने किसानों के खेतों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के तरीकों को बदल दिया था और साथ में जनशक्ति कम करके अधिक फसल उपजाना भी इसने ही सिखाया था। अगर हम हरित क्रांति का श्रेय देखें तो हरित क्रांति का श्रेय जाता है अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इसलिए इन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। उस समय भूखमरी की जो समस्या है उससे इन्होंने बचने का बहुत सरल उपाय बताया था। डिटेल में चलते हैं तो पता चला कि 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था हरित क्रांति का शुरुआत। इसलिए विश्व में इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी माना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने और उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। इस जो उच्च उपज देने वाली किस्मों का मतलब है कि अच्छी किस्म की फसल जिसमें कीड़े कम लगे हो और जो स्वस्थ फसल अधिक से अधिक उत्पादित हो। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ही खाद्यान्न में खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उपज देने वाली किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। और देखो तो इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी जा सकती है। अब देखते हैं हरित क्रांति का उद्देश्य। हरित क्रांति के दो प्रकार के उद्देश्य हैं। एक तो लघु अवधि वाले और दीर्घ अवधि वाले। लघु अवधि वाले हैं कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी भारत में, उसमें भूखमरी की समस्या एक अहम समस्या थी। इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को मुख्य मुद्दा के रूप में देखा गया। ठीक है। दीर्घ अवधि वाले हैं। दीर्घ उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास और कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। रोजगार के विषय में बात करें तो कृषि और औद्योगिक दोनों के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और वैज्ञानिक अध्ययन, कृषि वैश्वीकरण, ये सारे मुख्य उद्देश्य है भूखमरी की समस्या और रोजगार दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। ओके। अब हरित क्रांति के मूल तत्व क्या है? कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है, और दोहरी फसल प्रणाली। देखो कृषि क्षेत्र के विस्तार में क्या है कि 1947 से ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को विस्तारित किया जा रहा था, परंतु यह खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं था। ठीक है। इसलिए हरित क्रांति से कृषि भूमि का भी विस्तार करने में सहायता मिली। ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र को बड़ा कर दिया गया ये ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी क्षेत्र हमारे पास उपलब्ध है उसका सही मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल किया सिखाने जाने लगा।
दोहरी फसल प्रणाली मतलब एक बार में दो फसलों को उपजाया जाए। ठीक है, पहले हरित क्रांति से पहले एक बार में एक ही फसल उपजा सकते थे, लेकिन नहीं, दोहरी फसल में एक वर्ष में एक की बजाय दो फसलों को उपजाया जाने लगा। ठीक है, और फिर बहुत सारे हैं उसमें हरित क्रांति, फिर प्रति वर्ष एक फसल को प्राप्त करना आदि है ये सब। और हरित क्रांति के दूसरे चरण में जल की आपूर्ति के लिए बड़ी सिंचाई परियोजना यही सब लाया गया था। उन्नत बीजों का उपयोग ये भी बहुत अच्छा है, उन्नत आनुवंशिक बीजों का उपयोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों का विकास किया गया था। ठीक है, क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें हैं मुख्य गेहूं, चावल और ज्वार, मक्का, गैर खाद्यान्न फसल, नई नीति को दायरों से बाहर रखा। ये सारी चीज़ें जो है वो है लेकिन उतनी खास नहीं है। भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि, अब हम भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था। ठीक है, यानी यहाँ पे अकाल बहुत ज़्यादा था। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के मारे गए थे। और हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी वर्ष 1967 तक, आज़ादी के बाद 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन देश की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ये एक और भी बड़ी समस्या बन गई थी। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी भी था और इसे सरकार और अमेरिका का फूड एवं रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया। इसमें हरित क्रांति में क्या क्या आता है, कृषि अधिक उपज देने वाली बीज के किस्मों का उपयोग करा, ट्रैक्टर का उपयोग, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी हरित क्रांति में आते हैं। और यही आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967 से 68 और 2003 से 4 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना हुई। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव में क्या है? सकारात्मक में फसल उत्पादन में वृद्धि हो गई। 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और खाद्यान्न आयात में कमी आ गई। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। किसानों का लाभ देखते हैं तो किसानों की आय में वृद्धि हो गई। वो 10 हेक्टेयर में अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति से ज़्यादा फायदा हुआ। और है औद्योगिक विकास में हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर, कंबाइनर, ये सब जो हो गया। और ग्रामीण रोजगार में बात करें तो गाँव के लोगों को न केवल कृषि में बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत मात्रा में रोजगार मिला। अब हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव। अब आप सोच रहे होंगे हरित क्रांति से भी कोई नकारात्मक प्रभाव? हाँ जी, हरित क्रांति से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं हुए, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न उत्पादित क्रांति स्तर पर हुआ, परंतु अन्य फसलें जैसे मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया था। क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा फसल है जो कि हरित क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ? तो मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कपास, जूट और गन्ना जैसी फसलों को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। और कह रहा है कि HYBP का सीमित कवरेज क्या है? इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम है और इसमें केवल 5 फसल आते हैं। कौन कौन? गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का। बस यही सारी जो फसल है उनमें अधिकतर क्रांति आई थी। इसलिए गैर खाद्यान्नों को नई रीति के दायरे से बाहर रखा गया और गैर फसलों में HYBP या तो अभी विकसित नहीं हुए या तो किसान उनके लिए जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। ठीक है। कुछ क्षेत्रीय असमानताएं भी थे। रसायनों का अधिक उपयोग, जैसे हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत किसान फसल उपयोग करने के लिए लोग अधिक मात्रा में उपयोग करने लगे। कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के मामले में किसान को शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया गया। आमतौर पर अप्रशिक्षित जो किसान होते थे वो बिना सावधानी के फसलों पर छिड़काव कर देते थे। इससे फसलों को ज़्यादा नुकसान होते थे और जिससे पर्यावरण को और साथ में मिट्टी को भी नुकसान होने लगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो यही पड़ा है। पानी की खपत भी बहुत अधिक होने लगे। मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव भी। फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बार बार एक ही फसल चक्र को अपनाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नए प्रकार के बीजों की जरूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया। इन क्षारीय रसायनों के उपयोग से मिट्टी के pH स्तर में बढ़ोतरी हो गई। मृदा में जहरीले रसायनों के उपयोग से लाभकारी रोगजन को नष्ट हो गए, जिनसे उपज में गिरावट आई। बेरोजगारी भी पंजाब को छोड़कर और कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के मध्य व्यापार बेरोजगारी बढ़ी। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों में भी बढ़ी। इससे मृत्यु दर जो है वो बढ़ने लगे। कैंसर, मुद्रा जैसी समस्याएं आई। बहुत सारे योजनाएं भी लाए गए। ठीक है। इसमें एक सदाबहार हरित क्रांति भी शामिल है। सदाबहार हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव की कीमत पर भी पड़े। ये सारी चीजें हैं। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये निकलता है कि हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी और राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा और सुनिश्चित करने में सहायक थी। और आज की अगर बात करें तो आज ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित है, क्योंकि आज जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से हरित क्रांति जो एक बहुत बड़ी वरदान के रूप में शामिल हुई। लेकिन इसका जो नुकसान है वो भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि इस तरह की पहल में सीमित क्षेत्र के बजाय विस्तृत क्षेत्र को शामिल करने के लिए सभी को लाभान्वित किया जाए। अब क्वेश्चन की बारी है, बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन है विशाल तिवारी, MS स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी या डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसका सही उत्तर है
बी MS स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इससे और भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आपको क्या पता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है। 1951 से 61 के दशक में देश में कुल उत्पादन वृद्धि 70 मिलियन टन की थी और वही 1966 से 67 के दशक में यह वृद्धि 49 मिलियन टन की रही एवं भारत पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका। कैसे हुई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आइए, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, जूट उत्पादन, कॉफी उत्पादन या गेहूं उत्पादन? इसका सही आंसर होगा गेहूं उत्पादन। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1955 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1978 ईस्वी या 1966 ईस्वी? इसका सही आंसर है 1966 ईस्वी। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या विलियम ए स्कॉट? इसका सही आंसर है विलियम ए स्कॉट। ओके, नेक्स्ट, विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत, ये हमारी जो 75वीं आज़ादी महोत्सव है उसमें जो मनाया गया है कृषि दिवस, उसमें ये है कि भारत की स्वतंत्रता, हरित क्रांति और वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के अंतर्गत HYB का क्या अर्थ होता है? HYB का फुल फॉर्म जान लेते हैं, जैसा कि ये है HYB का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटी। हिंदी में बोले तो उच्च पैदार वाली किस्म के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? A. नॉर्मन बोरलॉग, B. MS स्वामीनाथन, C. राजकृष्ण या D. RKV राव? इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? गुरचरण सिंह कालकट, गुडिवाडा नागरत्न नायडू, RN स्वामी, गिरीशभद्रा गोंड? सही आंसर है A. गुरचरण सिंह कालकट। गुरचरण सिंह कालकट। अगला है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से या तीनों से? सही है तीनों के उत्पादन से, दलहन, तिलहन और चावल। शुरुआत में जब हम बात करते हैं 1966 से 67, उस समय जब हुआ था तो उस समय केवल मोटे तौर पर जो अनाज होते थे, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, मक्का,
ये सब पर ही खास करके फोकस किया गया था। गेहूँ, बाजरा, मक्का, इन सब पर खास कर किया गया था। दलहन, तिलहन, चावल, इन सबों पर खास ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जब यही जब गलती लोगों को समझ में आई, तब बाद में जब द्वितीय हरित क्रांति आया, तब दलहन, तिलहन और चावल के उत्पादन में भी वृद्धि की गई। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? कपास के उत्पादन से, स्वर्ण के उत्पादन से, नारियल के उत्पादन से या बांस के उत्पादन से? इसका सही आंसर हो जाएगा बांस के उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। आगे हम और लाएंगे वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।